तो पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं कि जहाँ पे आपने ट्रायल एंड सक्सेस मेथड को समझा कि कॉलम के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं अल्टरनेटिव अप्रोच के ऊपर। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सी, कहते हैं जैसे हम ट्रायल एंड एरर वाला या ट्रायल एंड सक्सेस मेथड में हमने पहले सी को कैलकुलेट किया, याद है आपको? जहाँ पे आपने उन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 बी को, सॉरी इक्वेशन 1 को आपने क्या कंसिडर कर लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से आपने सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, कहते हैं कि बजाय इसके वी अज्यूम सी, हम सी को अज्यूम कर लेते हैं एंड कैलकुलेट फाइव पी एन, ठीक है, एंड फाइव एम एन फॉर अ गिवन सेट ऑफ डाटा सच एज फॉलोज। कहते हैं सी को अज्यूम करके और फाइव पी एन इक्वेशन 1 और फाइव एम एन इक्वेशन 2 बी, हम उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बी, जिसमें आपने, आपको याद है आपने एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की थी, जो कि आपके पास ये चीज़ थी। एप्सिलॉन आपने क्यों पुट किया था? क्योंकि आप लोगों को fs1 और fs2 की वैल्यू नहीं थी पता। तो fs1 आपके पास e टाइम्स एप्सिलॉन 1 और fs2 आपके पास e टाइम एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो कंप्रेशन वाली जो आपके पास साइड थी, उधर आपके पास ये चीज़ बन रही थी c माइनस डी डैश, और जो टेंशन थी वहाँ पे d माइनस सी। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भी, इनमें आप लोगों ने क्या करना है, फॉर ए एक्स इज इक्वल टू दिस मच। ये हम उसी एग्जांपल को जो हमने पिछले कंसिडर की थी ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए, वो ये। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील सेम है, एफ सी प्राइम सेम है, बी एच सेम है, डी आपके पास सेम है, डी डैश सेम है। ऑल वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन आर नोन एक्सेप्ट सी। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे हमने पीछे ट्रायल एंड सक्सेस में किया कि हमने इन टर्म्स ऑफ सी उसको लिखा और फिर सी को हमने क्वाड्रेटिकली फाइंड किया। कहते हैं अब इसमें हमें सब कुछ पता है इन दोनों इक्वेशंस में सिवाय सी के। देखें, यहाँ पे हमें सी पता नहीं है कि कितना है, यहाँ पे हमें सी पता नहीं है कि कितना है, दोनों जगहों पे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अल्टरनेटिव अप्रोच में आपके पास क्या है, फाइव पी एन एंड फाइव एम एन आर कैलकुलेटेड फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ सी फ्रॉम 0 टू एच। आपके पास कहता है कि टोटल जो उसकी कॉलम की डायमेंशन है वो है एच। ठीक है, तो कहते हैं आप सी को 0 से स्टार्ट करें और एच तक ले जाएं। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास 0 का क्या मतलब है कि कहीं पे भी आपके कॉलम में कंप्रेशन नहीं है, और एच का क्या मतलब है कि सारे के सारे कॉलम में आपके पास कंप्रेशन है, और इन दोनों के दरमियान आपके पास अगर वैल्यू होगी तो उसका क्या मतलब होगा कि कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। ठीक है, with the check that during calculations fs1 and fs2 do not exceed fy for both equations। ठीक है, कहते हैं कि आपने ये चेक रखना है, जिस तरह हमने ट्रायल एंड एरर सक्सेस मेथड में देखा कि आपके पास fs1 और fs2 दोनों fy से 40 से ग्रेटर थे। ठीक है, इसलिए हमने उस मेथड को अडॉप्ट नहीं किया। तो कहते हैं इसमें आपने ये चेक रखना है कि आपके पास ये fy से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। तो आपने पिछली स्लाइड पे वो दोनों इक्वेशंस देख ली थी जिसमें सिर्फ c अननोन था। कहते हैं कि हम c को इंचेस में 0 से लेकर 12 तक डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे पास 5pn और 5mn की क्या वैल्यूज आती हैं। तो कहते हैं इक्वेशन 1 में आपने c की वैल्यू पुट की 3.69, तो उसके अगेंस्ट आपके पास 5pn क्या आ गया, 0 आ गया। यानी वहां पे आपकी जो एक्सियल कैपेसिटी थी कॉलम की वो क्या थी, 0, और जो आपकी फ्लेक्सुरल कैपेसिटी कॉलम की वो कितनी थी, 36.25। सही है, ये वो मिनिमम आपके पास आ गया। एक सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि हमने यहाँ पे 0 क्यों नहीं पुट किया। ठीक है, क्योंकि ये देखें c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने 0 से क्यों नहीं स्टार्ट लिया। तो अगर आपको वो इक्वेशन याद हो, इक्वेशन 1, तो उसमें आपके पास c डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आपके पास वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो आपने 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके पास वैल्यू जो है वो 0 या उससे कम ही आएगी 5pn के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास वो मिनिमम वैल्यू है जिसके आपके पास सबसे कम वैल्यू आ रही है एक्सियल कैपेसिटी की। ठीक है, उसके बाद आपने 5 पुट की तो देखें कैपेसिटी 64 होगी किप्स, 7 पे 133, 12 पे जहाँ पे फुल है आपके पास, तो आपके पास कैपेसिटी कितनी होगी, 252.64। लेकिन साथ साथ हम फ्लेक्चुरल भी देखते हैं कि जैसे जैसे आप ज़्यादा होते गए 7 तक आपके पास मैक्सिमम आ गई 43.09। उससे आगे जब आप जाते हैं तो आपके पास ये देखिए कैपेसिटी क्या हो गई है, फ्लेक्चुरल कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, गो के एक्सियल कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। और फिर फर्दर आप गए हैं 12 तक तो आपके पास फ्लेक्सुरल कैपेसिटी सबसे कम हो गई। देखिए पूरे के पूरे आपके पास जो ग्राफ है एक्सेप्ट दिस वन, वहाँ पे आपके पास कितनी है, 19.44, और जो शुरू पे था वो 36 थी। तो ये आपके पास सबसे कम फ्लेक्सुरल कैपेसिटी है। ठीक है, तो कहते हैं कि आपके पास कि आप अपने
उसको सी को ऐसी वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमने सी की वैल्यू ली थी 3.69, ये एक ऐसी वैल्यू थी जिसके पास आपके ऊपर एक्सियल कैपेसिटी 0 आ गई थी, ठीक है। तो कहते हैं कि सी की वो वैल्यू कि जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एक्सियल कैपेसिटी होगी, तो वो मैक्सिमम एक्सियल कैपेसिटी आपकी इस केस में 281 आ रही है, ठीक है। 12 के ऊपर कितनी थी 252, और मैक्सिमम एक्सियल कैपेसिटी आपके पास कितनी आ रही है 281, और उस पॉइंट पे आपके पास जो फ्लेक्सुरल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, वो आपके पास 0 होगी, सही है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है, इसको हम फर्दर आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। जब आप इंटरेक्शन डायग्राम पढ़ेंगे, समझेंगे उसको कि इंटरेक्शन डायग्राम किस तरीके से बनती है, ये पॉइंट्स किस तरह से डिफाइन होते हैं, तो फिर आप इंशाल्लाह इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वो जो पिछली स्लाइड पे हमारे पास टेबल बनी थी, ये सिंपल उस टेबल को हमने प्लॉट कर दिया है। वो देखिए आखिरी जो हमारे पास कॉलम था वो 5mn का था, तो उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा हुआ है। बीच वाला जो कॉलम था वो 5pn का था, उसको हमने वर्टिकल एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है। और पहले वाला जो आपका कॉलम था वो था आपके पास डिफरेंट सीज का, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो कहते हैं प्लॉट द वैल्यूज एंड चेक द कैपेसिटी ऑफ द कॉलम फॉर द डिमांड इक्वल टू mu इज इक्वल टू 40 फीट केप एंड pu इज इक्वल टू 145 केप्स। कहते हैं पहले तो उन वैल्यूज को आप प्लॉट करें। तो देखिए जहाँ पे आपके पास ये चले पहले पॉइंट से स्टार्ट करें, जहाँ पे आपके पास pu 0 था, ये देखिए ये pu इस तरह ये 0, तो पी यू जहाँ पे 0 था वहाँ पे एम यू आपके पास तकरीबन 36 था। फिर आपका पी यू इंक्रीज हुआ, फिर आपका एम यू और इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आके आपका मैक्सिमम एम यू था, याद है आपको। फिर इसके बाद देखिए पी यू ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब पी यू इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे हम राइट वर्ड जा रहे हैं हमारा एम यू इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पहुंच के फिर देखिए एम यू अब वापस जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन पी यू ऊपर जा रहा है, तो पी यू ज्यादा हो रहा है एम यू कम हो रहा है, पी यू ज्यादा एम यू कम। और ये वो आपके पास एक्सियल कैपेसिटी थी। देखिए ये वो पॉइंट था, ये पॉइंट आपके पास आया कि जहाँ पे C इज इक्वल टू एच था। ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एक्सियल कैपेसिटी आ रही है, और यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सुरल कैपेसिटी 0 है। तो ये पॉइंट आपके पास है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सियल कैपेसिटी और विद 0 फ्लेक्सुरल कैपेसिटी है, और ये पॉइंट है आपके पास जहाँ पे आपके पास 0 एक्सियल कैपेसिटी है लेकिन फ्लेक्सुरल कैपेसिटी मैक्सिमम नहीं है, ठीक है यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी आपके पास डायग्राम ड्रा हो गई, आपने ये डायग्राम ड्रा कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि जो आपको गिवन था, जो आपके पास डिमांड थी, वो डिमांड क्या थी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपने जाना है 40, तो 0 10 20 30 40, ये आपके पास यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। और वर्टिकल एक्सेस पे आपने कहाँ पे जाना है 145 50 100 150, तो 150 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो उसको और इसको जब आप मिलाएंगे तो देखिए जो क्रॉस लगा हुआ है, ये क्रॉस अगर आपकी इस डायग्राम के अंदर है तो यू आर ऑन सेफ साइड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉलम है वो ना ही एक्सियल लोड की वजह से फेल होगा और ना ही फ्लेक्सुरल की वजह से फेल होगा, ठीक है। तो अभी हमारी फाइनल कंक्लूजन्स क्या हैं कि हमारा ये कॉलम जो है वो सेफ है एक्सियल लोड के अगेंस्ट भी जो कि 145 है, और फ्लेक्सुरल लोड के अगेंस्ट भी जो कि 40 फीट केप है, ठीक है। ये हमारी इस वक्त की कंक्लूजन है। तो इसी एग्जांपल से हमारे पास एक चीज़ सामने आ गई जिसको कहते हैं इंटरेक्शन डायग्राम। ये जो भी आपने पिछली स्लाइड पे देखी थी, आपको याद है इस तरह से ये डायग्राम हमारे पास आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एक्सियल कैपेसिटी थी, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम फ्लेक्सुरल कैपेसिटी थी, और यहाँ पे आपके पास जीरो एक्सियल कैपेसिटी थी, ठीक है। जीरो फ्लेक्सुरल कैपेसिटी आपके पास ये पॉइंट था। अब इस चीज़ को ये देखें, ये चीज़ ये जो डायग्राम आपने पिछली स्लाइड पे देखी है इसको कहते हैं इंटरेक्शन डायग्राम, ठीक है। इंटरेक्शन डायग्राम क्या है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपके पास एक्सियल फोर्स की वैल्यू होगी, सही है। और ये जो डायग्राम है ये आपको बताएगी कि इस कॉलम की कैपेसिटी कितनी है, सिंपल, बोथ इन द केस ऑफ फ्लक्चर एंड एक्सियल, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई भी एक पॉइंट उठा लें, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे कॉलम की फ्लक्चरल कैपेसिटी कितनी है और एक्सियल कैपेसिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पे आपके पास इस कॉलम की जो फ्लक्चरल कैपेसिटी वो मैक्सिमम है, और एक्सियल कैपेसिटी तकरीबन उसके आधे या उसके बराबर है, आधे से कम, ठीक है। फिर इधर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएं एक्सियल कैपेसिटी ज़्यादा होती जाएगी, फ्लक्चरल कैपेसिटी कम होती जाएगी। ये पॉइंट तकरीबन वो पॉइंट है, देखें, जहाँ पे आपकी फ्लक्चरल कैपेसिटी वही है जो कि जीरो एक्सियल कैपेसिटी के ऊपर थी, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। जनरली कहते हैं फॉर अ कॉलम ऑफ नॉन डायमेंशंस एंड रीइंफोर्समेंट,
several pairs of p and m from various values of c यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2b 1 एंड 2b अब आपको जबानी याद हो जाने चाहिए कि इक्वेशन 1 आपके पास 5pn के लिए और इक्वेशन 2b आपके पास 5mn के लिए, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड एंड प्लॉटेड एज शोन, कहते हैं कि आप p और m की वेरियस वैल्यूज ऑफ c के लिए आप 1 और 2b से निकाल के और उसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। सच ग्राफ इज नोन एज कैपेसिटी कर्व और इंटरेक्शन डायग्राम। जैसे मैंने बोला कि हर एक पॉइंट आपको कैपेसिटी शो कर रहा है, तो इसको आप कैपेसिटी कर्व भी बोल सकते हैं और इंटरेक्शन डायग्राम भी बोल सकते हैं। नॉमिनल एंड डिजाइन डायग्राम आर गिवन इन द फिगर, ठीक है। अब नॉमिनल क्या है और डिजाइन क्या है, तो ये देखें बच्चों, प्यारे बच्चों बोलूं या अच्छे बच्चों बोलूं, जो भी है, ये आपके पास है नॉमिनल जो कर्व है, ठीक है, जिसमें देखिए फाई की वैल्यू नहीं, ये आपको नजर आ रहा है, ये देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे आपके पास फाई की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये पी एन और एम एन है। जबकि जब आप उस पी एन और एम एन पे फाई की वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाती है, ये देखिए, ये इधर कितनी कम हो गई, ठीक है, जिस पॉइंट की ये वैल्यू थी वो पॉइंट इधर आ गया। लेकिन आप लोग एक चीज गौर कर रहे होगे, मुझे पता है आप लोग इस चीज को बहुत उस चीज उससे ऑब्जर्व करोगे, नोट कर रहे होगे, बोलना चाह रहे होंगे कि भाई इधर तक तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रही है, देखें ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, इनमें तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उससे नीचे जब आ रहे हैं तो उनमें इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये देखें, ये इतने करीब करीब है। तो बेटा ये चीज़ आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। ये मैं आपको भी बता दूँ, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इंटरेक्शन डायग्राम बनाएंगे। लेकिन इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से ऊपर जो है, इस पॉइंट से नीचे जो है वो आपके पास फ्लक्चुरल फेलियर होता है, और इस पॉइंट से ऊपर जो है वो आपके पास एक्सियल फेलियर होता है, ठीक है। तो आप जब कॉलम को डिजाइन कर रहे थे तो आपने एक्सियल के लिए फाई कितना यूज किया था, 0.65, ठीक है। तो इस पॉइंट तक आपने जो फाई पुट किया वो है 0.65, तो इसलिए ये कैपेसिटी इतनी ज्यादा कम हो गई है। जबकि इससे नीचे जो है वो आपके पास फ्लक्चुरल फेलियर, और फ्लक्चर में आपको याद है फाई कितना यूज करते थे, 0.9, वेरी गुड। तो 0.9 में आपके पास थोड़ी सी कैपेसिटी देके कम हो रही है, सही है। आगे चले तो कंटिन्यू करते हैं इसको। If the factor demand in the form of PU and MU lies inside the design interaction diagram, the given column will be safe against that demand. तो जैसा कि मैंने आपको कहा जब हम वो एग्जांपल कर रहे थे कि अगर आपका जो PU और MU है वो पॉइंट जब आप उसको लोकेट करते हैं और वो कहता है इस डिजाइन वाली के, बाहर वाली नॉमिनल है, इसको हम फिर नहीं इतना वो करेंगे, ठीक है, फिर हम ये अंदर वाली है जो डिजाइन है जिसके फाई आपने मल्टीप्लाई कर दिए, कहते हैं अगर आपका जो PU और MU है वो इस डिजाइन डायग्राम के अंदर हो, तो कहता है कि हम क्या करते हैं उसको ही उसको कहते हैं कि ये हमारे पास सेफ है अगेंस्ट द डिमांड, ठीक है, इन बोथ एक्सियल एंड फ्लक्चर, सही है। लेकिन अगर ये इसके बाहर हुआ तो फिर हमारे लिए खतरे की बात है। तो कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि आप ये देखें, ये डायग्राम, ये लाइन इस तरह आ रही है, आ रही है, आ रही है, इधर के बाद ये ऊपर जाने की बजाय इसको इधर इसने कट कट कर दिया है, ये देखें एक को स्ट्रेट कर दिया है, जिसको इसने नाम दिया है हॉरिजॉन्टल कट ऑफ। ये यहाँ पे पहला हम जो फीचर पढ़ेंगे वो है हॉरिजॉन्टल कट ऑफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कट ऑफ क्या चीज़ है, दी हॉरिजॉन्टल कट ऑफ एट अपर एंड ऑफ द कर्व, ये देखिए ये कर्व का ऊपर वाला हिस्सा है ना, एट अ वैल्यू ऑफ अल्फा phi pn max represents the maximum design load specified in the essay 1035 for small eccentricities, that is large axial loads, ठीक है। आपको याद होगा कि आपका जो पी एन है उसके साथ आप एक चीज मल्टीप्लाई करते हो फाई विच इज 0.65, और फिर उसके साथ आप एक और फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो अल्फा विच इज 0.8 इन केस ऑफ टाइट कॉलम्स, याद है। तो देखें ये वो आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो पॉइंट है पी एन मैक्सिमम, ठीक है। तो उसको 0.8 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे, सीधा ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जहां पे इसने इसको काटा ना उस पॉइंट तक आप इस कर्व को इस तरह स्ट्रेट लाओगे। क्या मतलब हुआ इसका कि आपकी एक्सियल कैपेसिटी तो इंक्रीज हो रही है, हो रही है, इधर के बाद भी हो रही है, हकीकत में तो हो रही है ना, लेकिन आप उसको ये जो मैक्सिमम आपने लिया हुआ है अल्फा फाई पी
उससे ज़्यादा आप इसको नहीं लेंगे वैल्यू। तो कहते हैं कि इधर तक पहुँच कर आप कहिए कि मैं अपने कॉलम की ये कैपेसिटी शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये अल्फ़ा पी की वैल्यू है, अगर आप 5 को भी मल्टीप्लाई करें तो वो इधर आ जाएगा, और ये वैल्यू ये वाली आपके पास बन जाएगी। मैं आपको पहले बता दिया है कि ये ऊपर वाली कर्व और नीचे वाली कर्व में कोई फ़र्क नहीं है, बजूज़ इसके कि ये सिंपल है, पी एन है, और ये 5 पी एन है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कट ऑफ है तो ये वो अल्फ़ा की वैल्यू है। अल्फ़ा को आप इधर भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो नीचे आ जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इससे मेरा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कट ऑफ कैसे आया है। तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल कट ऑफ ऐसे है कि मैंने जब पूरी डायग्राम ड्रा कर ली तो मेरे पास जो मैक्सिमम पी एन आ रहा था या पी नॉट आ रहा था, ठीक है, इधर पी नॉट होगा और ये 5 पी नॉट होगा। तो इसको कहते हो मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया। जब अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फॉर एग्जांपल इधर वैल्यू आ रही थी 100.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 80। तो मैंने इस 80 को सीधा ले गया यहाँ पे इसने इस कर्व को काट दिया। तो बोलो कि मैं ये ऊपर वाले हिस्से को डिज़ाइन में कंसिडर नहीं करूंगा, मैं ये वाली कर्व, मेरी जो डिज़ाइन कर्व होगी वो ये होगी, ये और फिर ये वाली, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ये कि ये हॉरिजॉन्टल कट ऑफ हम इसको कट ऑफ क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, और फार्मूले में आप इस चीज़ को पहले से ले चुके हैं, ठीक है, इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ अभी, फिर उसको मैंने जब आपको बताया था कि हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लीनियर ट्रांजिशन ऑफ 5 फ्रॉम 0.65 टू 0.9 इज एप्लीकेबल फॉर एप्सिलॉन टी लेस देन और इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई ई एस टू एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 0.005 रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ कि आपके पास जब यील्डिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपने जो फाई है वो कितना यूज़ करना है, एक्सियल वाला यूज़ करना है, अभी जो हमने कॉलम में पढ़ा था विच इज़ 0.65। और कहते हैं जब आपकी एप्सिलॉन टी इस चीज़ से ग्रेटर हो जाए एप्सिलॉन वाई से, और कहाँ तक जाए 0.005 तक, ठीक है। 0.005 जब हमने याद है हमने बीम में पढ़ा था कि हमारा जो एप्सिलॉन इन स्टील है वो कितना है 0.005 है। तो उस केस में हम कितना लेते थे 0.9, ठीक है। और कॉलम के केस में हम कितना लेते थे 0.65 लेते थे, ठीक है। तो ये देखें ये आपके पास एक डायग्राम है, ये आपके पास, रुके मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें ये है एप्सिलॉन टी 0.002। फॉर एग्जांपल हम ग्रेड 60 की बात करते हैं जिसमें आपके पास 0.002 क्या है, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू है, ठीक है। और ये है आपके पास एप्सिलॉन टी 0.005। 0.005 के बाद तो हमारे पास टेंशन कंट्रोल होता है ना, याद है आपको 0.005 के बाद आप क्या लेते हैं 0.9। ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है यहाँ पे। और 0.002 से पीछे का मतलब है कि आपके पास अभी यील्डिंग नहीं हुई है, सही है। तो यहाँ पे देखें 0.002 से पीछे आप क्या वैल्यू ले रहे हैं 0.65 किसके लिए, टाइज के लिए, और 0.7 किसके लिए लेते हैं, स्पाइरल के लिए लेते हैं, या 0.75, सही है। अब 0.002 और 0.005 के दरमियान में भी तो कोई जोन है ना। तो कहते हैं कि वो जोन है आपके पास लीनियर ट्रांजिशन। इधर से आप देखिए लीनियरली जा रहे हैं इधर, मतलब ये है कि व्हाट कि अगर आपके पास एप्सिलॉन टी की वैल्यू हो 0.003 यहाँ पे, 0.004 यहाँ पे, और 0.005 यहाँ पे, तो कहता है कि उसके लिए तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई ना इस सीआई कोड ने, उसके लिए आपके पास ये वाली डायग्राम है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि स्पाइरल के लिए ये वैल्यू यूज करोगे, और जो टाइज हैं उसके लिए आप ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू यूज करेंगे, यानी कि आपके पास एप्सिलॉन टी है अगर 0.003, तो आप इधर 0.003 पुट कर लें। मैं आपको यहाँ पे करके भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। ये देखें ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक है। मैं इधर एप्सिलॉन टी जो है 0.002 से ज़्यादा पुट करता हूँ, मैं चले 0.0035 पुट कर देता हूँ कि सेंटर में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, बिल्कुल बीच में। तो 0.0035, और इसको आपने किस से मल्टीप्लाई करना है 83.3 से, तो मल्टीप्लाई बाय 83.3, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कितनी 0.29155, और इसको आपने किसके साथ प्लस करना है 0.483, तो 0.483, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 0.7745। यानी कि इधर आपके पास जो वैल्यू है फाई की वो है 0.9, इधर है 0.65, और बिल्कुल इनके बीच में आपके पास क्या वैल्यू है 0.77। इसी तरह इससे कम या ज्यादा के लिए आप फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो असल में समझाने का मकसद ये था कि आपने, एक मिनट में इसको वापस उसी हालत में ले जाता हूँ। तो ये कहने का मकसद था कि आपके पास जो
ट्रांजिशन जोन है उसमें आपके पास फाई की वैल्यू कुछ और होगी, जो कंप्रेशन कंट्रोल्ड है उसमें फाई की वैल्यू कुछ और होगी, और जो टेंशन कंट्रोल्ड है उसमें फाई की वैल्यू कुछ और होगी। तो इधर से ऊपर देखें, ये जो आपके पास लाइन जा रही है ना, डॉटेड लाइन, वो कहता है कि ये आपके पास इससे ऊपर जो है वो क्या है, सॉरी कंप्रेशन कंट्रोल्ड है, और इससे नीचे आपके पास क्या है, वो है कंप्रेशन कंट्रोल्ड। लीनियर ट्रांजिशन कहते हैं फाई की होगी जब आप जाएंगे उससे एप्सिलॉन टी लेस देन एप्सिलॉन वाई से कहाँ तक, 0.005 तक, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पास लीनियर ट्रांजिशन होती जाएगी, तब जब तक कि तब तक आपके पास फुली वो टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन ना बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फीचर्स थे उसके इंटरेक्शन डायग्राम के। इस इंशाल्लाह जब हम आगे इसको फर्दर भी पढ़ेंगे, अभी आपके काफ़ी कुछ रहता है इसमें, फर्दर जब हम इसको डेवलप करेंगे इंटरेक्शन डायग्राम को, तो आपको मजीद क्लियर होगा कि अच्छा कौन सी चीज़ कैसे है। मिसाल के तौर पर एप्सिलॉन टी 0.005 कैसे अचीव होगा, ठीक है। तो ये सारा हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अभी हमारे पास अगला टॉपिक आएगा डिज़ाइन एड्स का, जो आपकी निल्सन की बुक है, वो भी मैं आपको बीच में दिखाऊंगा कि निल्सन की बुक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं डिज़ाइन एड्स के साथ, ठीक है जी।